Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So many of you have commented me कि इंग्लिश का कुछ बता दो, इंग्लिश कैसे करनी, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम 22 फरवरी को आपका इंग्लिश का है सीबीएसई का। बाकी स्टेट बोर्ड्स का मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन देखो इतना मुझे पता है कि 22 को है, बिकॉज मैंने नोट ले रखा हुआ है कि उस हिसाब से वीडियोस प्लान करनी है। सो इंग्लिश कोर में आपके सी कैन स्कोर 90%, है ना, इन योर इंग्लिश एग्जाम। साथ में मेरे पास अपना इंग्लिश का पिछले साल का प्रीवियस ईयर है, मेरे टाइम का इंग्लिश का बोर्ड का पेपर है। तो देखो, इंग्लिश में स्कोर करना बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने। लेकिन जितने भी अभी 15 से 20 दिन है उसमें आपने बस थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, देखो लिटरेचर सेक्शन में बताऊं तो मैं आपको लिटरेचर सेक्शन की मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ, है ना। आपको वो पढ़ लेने हैं, उस नोट्स में सब कुछ होगा, थीम होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, स्टोरी होगी, ठीक है, ये सब होगा। सेकेंड राइटिंग सेक्शन, आज मैं आपको पूरा राइटिंग सेक्शन पूरा करवा दूंगी। राइटिंग सेक्शन ए टू जेड तक मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। जो राइटिंग सेक्शन की पीडीएफ दूंगी, अगर आपने उसको अच्छे से रट लिया, मुझे नहीं लगता राइटिंग सेक्शन में आपको कोई स्कोर करने से रोक सकता है। जो फर्स्ट रीडिंग सेक्शन है उसमें टिप्स बता दूंगी, तो वो भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले आई एम सॉरी, या सो दिस इज योर इंग्लिश का सिलेबस, जो कि मोटा मोटा ये कहता है कि आपको पहला आएगा वन अनसीन पैसेज टू एक्सेस। देखो रीडिंग स्किल्स से हम शुरू करते हैं। रीडिंग स्किल्स में आपको दो पैसेज दिए जाएंगे, ठीक है, ये देखो। फर्स्ट पैसेज दैट इज सेक्शन ए, जो कि आपका 10 नंबर का होगा, है ना। ये जो पैसेज है दैट कैन बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेसी। सेकंड जो होगा ना, दैट विल बी अ केस बेस्ड फैक्चुअल। केस बेस्ड मतलब क्या होता है, आपको देखो ऐसे ना, ऐसे आपको क्या होगा, ऐसे ग्राफ दिए जाएंगे, देख लो, दिख रहा है, ऐसे ना आपको ग्राफ दिए जाएंगे, है ना। तो आपको उस ग्राफ के बेसिस पर बताना है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ लिखने वाले हैं, है ना। तो एक मिनट हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। The combined word limit for both the passages is 700 to 750 words. Multiple choice question, objective type and short answer type to be answered in 40 to 50 words. Okay, so it is a 20. How many marks of section A? It is 22 marks. Okay, last year it was 20 marks. So 2 नंबर का आपको एक्स्ट्रा इस बार बढ़ा दिया है। ओके, और आपको जो राइटिंग सेक्शन है उसको कम करके 18 नंबर का कर दिया। ओके, मेक सेंस, फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको टिप्स दूं अपने पैसेज की, सबसे पहले देखो, आपका जो एग्जाम है दैट इज ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का आपका पेपर होता है ना। 3 घंटे में से आपने जो पहले दो सेक्शंस, यानी कि ये अनसीन पैसेजेस जो हैं, आपको इसको विद इन 40 मिनट्स दोनों पैसेजेस सॉल्व कर लेना है विद इन 40 मिनट्स। अब ये 40 मिनट्स में कैसे होंगे, आपको जैसे एग्जाम पेपर मिले तो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है उसको आप इसमें आप यूटिलाइज करो। 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है उसमें आप सबसे पहले, आपका एग्जाम पेपर आपको मिला, आपने फटाफट ऊपर से एक बार नजर मार लेने की पैसेज कहना क्या चाह रहा है। पैसेज कहना क्या चाह रहा है ये हमें समझ आ जाती है पहली लाइन पढ़ के, आखिरी लाइन पढ़ के, बीच का कुछ पढ़ के, ठीक है। पैसेज का मीनिंग मतलब समझ में आ गया कि अच्छा दे किस बात पे रखे, थीम समझ में आ गई। उसके बाद आप चलो उसके क्वेश्चंस पे, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन रीड करने के बाद अब पैसेज पढ़ो। तो जैसे यहाँ पे आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन आपके दिमाग में है, पैसेज आप रीड करोगे, आपको पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाएंगे। सी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसा एग्जाम में क्वेश्चंस है वैसा ही सिमिलर आंसर या सेम आंसर आपको पैसेज में दिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो बचपन में दिया जाता था ना कि सिमिलर लाइन दी होती थी। बट अब थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाता है चीजों को, तो उसको अच्छे से आपने करना है। 40 मिनट्स में अगर आपका रीडिंग स्किल्स हो गया 40 मिनट्स में, देन आपका जो बाकी राइटिंग सेक्शन और जो आपका लिटरेचर सेक्शन है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। 40 मिनट्स में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज है, ठीक है, एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज भी आपका 30-40 मिनट्स में आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या है कि पैसेजेस थोड़े बड़े हैं, है ना। तो रीडिंग स्किल्स में आपने इतना ही करना है। और शुरू कहाँ से करना है, वे वी विल स्टार्ट, राइटिंग से स्टार्ट कर, रीडिंग से स्टार्ट करें या फिर हम लिटरेचर से स्टार्ट करें। सी, डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर तो जो राइटिंग सेक्शन है वो बहुत आसान आया और रीडिंग सेक्शन बहुत मुश्किल है, देन स्टार्ट विद राइटिंग सेक्शन, है ना। लिटरेचर इजी है तो स्टार्ट विद लिटरेचर, रीडिंग इजी है तो स्टार्ट विद रीडिंग, है ना। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो बोर्ड एग्जाम के पैसेजेस होते हैं दैट डेफिनेटली सी वेरी बिग
बहुत बड़े बड़े दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। अगर आप उनका लिटरल मीनिंग निकालोगे ना तो मुट्ठी भर पैसेज होगा, मुट्ठी भर मतलब होगा सिर्फ पैसेज का। सो पैसेज भले ही बहुत लंबा आपको दे देते हैं लेकिन उसमें बात वही एक ही बार बार चीजें रिपीट होती हैं, तो उसको आपने ध्यान रखना है, पैसेज इजी आएगा। ठीक है, प्री बोर्ड्स में मुझे लगता था कि पैसेजेस बहुत मुश्किल आते हैं लेकिन पैसेज बहुत आसान आते हैं, है ना। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है बेसिक भी, आप पैसेज अच्छे से कर लोगे। तो 20 नंबर में से, 22 नंबर में से आप लिटरली 15 से 16 नंबर आराम से अनसीन पैसेजेस में सिक्योर कर सकते हो। इसमें कोई ट्रिक नहीं है ना, इसमें योर ट्रिक विल बी कि आप कितनी जल्दी पैसेज को रीड करके उसको समझते हो, पैसेज को इंटरप्रिटेशन करते हो, एनालिसिस करते हो कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, और कितनी जल्दी आप उसके आंसर्स लिखते हो। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। अब ये अनसीन पैसेज कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि कौन सा आएगा या क्या आएगा, दिस इज अ अनसीन पैसेज। इसको तो हम छोड़ देंगे भगवान के भरोसे, बट हाँ ऐसा नहीं करना। 2 से 3 पैसेजेस आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट आप लिमिटेड टाइम में पैसेजेस सॉल्व कर रहे हो। फाइन। नेक्स्ट वी हैव द क्रिएटिव राइटिंग स्किल। दिस इज, ये मैं बोलूँ आज की इस वीडियो के बाद ना, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें लिखा हुआ नोटिस अप टू 50 मार्क्स, वन ऑफ द टू गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर। तो ये है आपका नोटिस। सबसे पहला आएगा आपका नोटिस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, You are Sunil Sudila, head boy, head girl of Lotus Valley Public School, Ahmedabad. Your school is planning to organize a theatre workshop for students. Draft a notice in about 50 words informing the students about the workshop, mentioning date, time and venue. नोटिस का मेरे पास अभी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेट, बट इतना आपको पता है नोटिस लिखते कैसे। नोटिस आप शुरू कैसे करोगे, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, है ना, यहीं से शुरू करोगे। देखो, I would like to inform you, our school is organizing a theater workshop for students. ठीक है, that is happening on the day, that is you can say on 2nd February. ठीक है, the time is from 12 a.m. to 5 p.m. Fine. And the venue is the school ground, or the theater workshop is the venue is the auditorium, school auditorium. तो नोटिस में आपको जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आप उसी को आंसर में लिख देते हो। 4 नंबर का नोटिस है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ 5 नंबर का, आप 4 नंबर का कर दिया है। 1 नंबर आपको मिलेगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, डे लिखोगे, नोटिस लिखोगे बड़ा बड़ा, उसके बाद लिखोगे लोटस वैली पब्लिक स्कूल, जैसे स्कूल का भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जो 2 राइट आपको कंटेंट के मिलेंगे, आपने कंटेंट क्या लिखा है, आपने डेट टाइम मेन्यू सब मेंशन करा है या नहीं करा। एंड द लास्ट यू विल राइट योर सुनील सुनीला हेड बॉय हेड गर्ल, एंड दैट नोटिस शुड बी इन अ बॉक्स। बॉक्स नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेंगे, बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है ना। समझो फॉर एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश बहुत टूटी फूटी है, आपको इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कंटेंट लिखा है, यानी कि आपने सब कुछ लिख लिया, डेट, डे, वेन्यू, टाइम, एवरीथिंग यू हैव रिटन। आपको 4 में से 3 नंबर देने ही पड़ेंगे। आपने बॉक्स बनाया है, आपने फॉर्मेट लिखा है, आपने कंटेंट लिखा है, ठीक है, तो एक आधा नंबर कटने के बाद आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ईजी होता है कि 4 नंबर मिलते हैं। नोटिस में यू विल गेट फुल मार्क्स। मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने स्कूल में थी एंड मैम ने मुझे कहा नोटिस लिख के दिखाओ, एंड मेरे से कुछ गलती हो गई थी, मैम ने बहुत ह्यूमिलेट किया था कि आपको नोटिस नहीं लिखना आता। तो उसके बाद आई हैव प्लान कि नोटिस बहुत अच्छा लिखना है, एंड उसके बाद हर एक एग्जाम में मुझे नोटिस में फुल मिला था हमेशा से। ठीक है, तो 2-3 लाइन अच्छे से याद कर लो कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। ठीक है, ये सब आपने याद कर लेना है। ठीक है जी, तो नोटिस हमने देख लिया। मेरे पास नोटिस का फॉर्मेट नहीं है, अगर होगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई। रिप्लाई इनविटेशन का, और देखो इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, पहले तो ये देख लो। फॉर्मल इनविटेशन होता है आप किसी को शादी पे बुला रहे हो, है ना, आप किसी को शादी पे बुला रहे हो, आप किसी को फॉर्मली इनवाइट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी है, आप अपने बॉस को बुलाना चाहते हो अपनी शादी में, दैट विल बी अ फॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होगा, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, है ना। एंड इसमें लिखा हुआ है ऑफ एंड रिप्लाई। एक सेकंड, हम ना लास्ट ईयर का भी एक बार सिलेबस चेक करते हैं, वेट। ओके, लेट्स सी। नोटिस अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस गिवन। ठीक है,
Yeah, then we have the formal and informal invitation and reply up to 50 words. One of the two questions to be answered. 4 marks. Okay, 4 marks का, वैसे 5 marks का आता था. One will be format, 2 content का मिलेगा, और एक मिलेगा आपको accuracy of spellings and grammar का. ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ फॉर्मल इन्विटेशन में पेपर क्वेश्चन आया है कि यू आर अमित एंड अमिता, you are planning a weekend trek to Kalghat. Write an informal letter of invitation to a friend inviting him to join you. Mention date, time and any other relevant information. आओ PDF से पढ़ते हैं. See, invitation can be of two type. One can be a formal invitation, one can be an informal invitation. Informal क्या होगा? किसी को बहुत ही फॉर्मली इनवाइट कर रहे हो, है ना, जैसे शादी पे किसी को इनवाइट कर रहे हो तो शादी का, बर्थडे का, या किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो. इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? पर्सनल है, दोस्त को बुला रहे हो. किसको बोला? दोस्त को बुला रहे हो. अब देखो ये जो पहला वाला है ना, दिस इज योर, अब मैं बता रही हूँ ये लिखना कैसे है. देखो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी. सबसे पहले ये ना होस्ट के लिए, होस्ट सॉरी, पहला वाला ये जो है ना, ये फॉर्मेट, दिस विल बी योर शादी का फॉर्मेट. किसका फॉर्मेट है? शादी का फॉर्मेट. कैसे? शादी का, बर्थडे का, इसका. ठीक है, मतलब इसका सिंपल सीधा मतलब क्या है? आप होस्ट हो और आप एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो. दैट पार्टी कैन बी ऑफ एनी ओकेजन. इट कैन बी एंगेजमेंट, वेडिंग, बर्थडे, 25th एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी, एनीथिंग. बट दैट विल बी कि आप बहुत बड़े मास लेवल पे ये कर रहे हो, है ना, एंड आप सबको एक साथ इनवाइट कर रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है तो लिखोगे होस्ट में आपका नाम आएगा. फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिया, सो प्रिया, ऊपर आपका नाम, request your gracious presence or request the pleasure of a company. These two lines will be very important. आप इन दोनों में से कोई एक याद कर सकते हो. The purpose is there we are celebrating 25th anniversary of our mother and father, और you can say कि श्रेया वेट्स राहुल. ठीक है, देन यू विल राइट नेम ऑफ द ऑनरी, कि ये ऑनरी मतलब कोई चीफ गेस्ट आ रहा है अगर आपकी शादी में तो. देन यू विल राइट द डेट टाइम मेन्यू, देन नीचे RSVP, देन योर कॉन्टैक्ट नंबर. ये हम लिखते हैं जब आपने शादी की इनविटेशन, बर्थडे की इनविटेशन, चीफ गेस्ट सॉरी शादी या बर्थडे या फिर एंगेजमेंट, या फिर आप नॉर्मली किसी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो या किसी भी, फॉर एग्जांपल अप्रेजल हुआ उसकी. ठीक है, समझ आ गया ना? तो ये आप लिखोगे. ठीक है, अब मैं बात करूँ फॉर समवन स्पेशल. फॉर एग्जांपल मैं अपने स्कूल में एक डांस कंपटीशन कर रही हूँ, या मैं अपने स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में कोई चीफ गेस्ट बन के आए, है ना. मैं चाहती हूँ कि पास का कोई MLA आ जाए, क्या कोई IAS ऑफिसर आ जाए, या कोई आई कैन से कोई बड़ा पॉलिटिशियन आ जाए. तो मैं ये चाहती हूँ अगर, तो उस पॉलिटिशियन को या उस सिंगर को मैं एक पर्सनल लेटर लिखूंगी, है ना. हम उसको एक पर्सनल लेटर लिखेंगे जिसको हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लानिंग अ डांस कॉम्पिटिशन एंड आई जस्ट वॉन्टेड कि कोई बड़ी हस्ती जो डांस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, बट कोई बहुत हस्ती है, अगर कोई डांस करती है तो मुझे उनको इनवाइट करना है. तो उनको इनवाइट कैसे करोगे? आप लोगों सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, फिर डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट एंड एक्सपेक्टेड सर्व. दिस विल बी योर थिंग. ऊपर जब शादी का कार्ड था तो उसमें ये सब चीजें नहीं थी, पर यहाँ पे ये सब चीजें आप मेंशन करोगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप प्रोफेसर, ओके दिस इज योर, ओके ओके सॉरी, या सो फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन कर रहे हो, आप नेहा कक्कड़ को बुलाना चाहते हो, है ना. तो आप लिखोगे कैसे? इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट आवर स्कूल, जो आपके क्वेश्चन में होगा कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ सिंगिंग कंपटीशन, है ना. देन यू विल राइट लास्ट में जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आपने सब लिख दिया, आपने डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया, वेन्यू लिख दिया. देन यू विल राइट वी विल बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर योर टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, है ना. हमको बहुत खुशी होगी अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आओगे, है ना. आप ये नहीं लिखोगे कि आपको आना ही पड़ेगा. वाई? क्योंकि सामने वाले इंसान का कोई संबंध स्पेशल है, कोई बहुत बड़ी हस्ती है, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको आना ही पड़ेगा. तो आप ये लिखोगे कि आप देख लो, अगर आपके कुछ कीमती वक्त में से अगर हमें कुछ समय मिल जाता है तो आप प्लीज हमारे इस शो का हिस्सा बने, है ना. नीचे आप लिखोगे कि काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट. फाइन. मतलब क्या? कि जब आपने आना होगा तो हमको पहले से एक लेटर लिख देना कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, सो दैट वी कैन प्रिपेयर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट. योर सिंसियरली. उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में नेम गिवन होगा आपको नेम लिखना है.
अब मैंने क्या आपको बॉडी दे दी कि समवन स्पेशल का अगर कोई आपको क्या आ गया, आपको कोई लिखने का आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। आपने बस बीच की कुछ 2-4 लाइनें अपने आप लिखनी है, ठीक है, जिसमें आपको किसको बुलाना है, क्या फंक्शन है, डेट क्या है, डेट टाइम मेन्यू, वो आपने बस अपना लिखना है। बाकी आप स्टार्ट इससे कर सकते हो, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट लास्ट में वी वुड बी ग्रेटली obliged if you could spare some time from your busy schedule, kindly confirm your availability at the earliest, yours sincerely, your name। फाइन। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, हमें पता है हमें बीच में क्या लिखना, बट हमें ये नहीं पता हमें शुरू कहाँ से करना है और हमें खत्म कहाँ से करना है। तो शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है, दोनों मैंने आपको बता दिया। देन यू हैव द इनफॉर्मल इनविटेशन, आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, है ना, आपका बर्थडे है ना, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बुला रहे हो, तो बेस्ट फ्रेंड को आप कैसे बुलाओगे, क्या आप करके बुलाओगे, नहीं। सिंपल सा सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट और डियर आएगा, ना रिसीवर्स एड्रेस आएगा, ना सब्जेक्ट आएगा, ना सर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप उसको यू विल प्लीज टू नो दैट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने नीट क्रैक कर लिया, किसी बच्चे ने नीट क्रैक कर लिया और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी रख रहा है, तो ऐसे लिखोगे कि यू विल बी प्लीज टू नो दैट आई हैव क्रैक्ड माय नीट एग्जामिनेशन विद दिस मार्क्स, है ना। सो आई एम होस्टिंग अ पार्टी और आई एम गिविंग अ ट्रीट इन, कहाँ कहाँ दे रहे हो, कब दे रहे हो, टाइम क्या है, किस दिन दे रहे हो, एंड लास्ट में लिखूंगे आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम एंड डू ब्रिंग अंकल एंड आंट योर अफेक्शनेटली, ये आपका नाम। तो इसमें आप इनफॉर्मली में आप फटाफट से काम की बात कर रहे हो, है ना, वहां पे आप क्या लिख रहे थे, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट आप प्लीज आइए, अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकालिए, है ना, जब आएंगे तो हमें पहले से बता दीजिए। लेकिन इनफॉर्मल में आप नॉर्मली बोल रहे हो कि आपको जान के खुशी होगी, यू विल बी प्लीज टू नो दैट जो जो आपने डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप मैं वादा करती हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा, आप प्लीज अंकल आंटी अपने छोटे भाई बहन को भी लेकर आइएगा, आपका दोस्त आपका मित्र, दैट विल बी योर इन्विटेशन, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, यूर अमृत अमृता, आपने एक वीकेंड प्लान किया है कलघट में, इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर लिखो अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस में आप लिखोगे XYZ, कुछ भी आप लिख देना, क्योंकि एग्जाम में आप अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिख सकते, दिस विल इज नॉट अलाउड, आप कुछ भी लिखना ABC XYZ, ठीक है। देन यू विल डेट, देन यू विल डियर, फिर लिखोगे यू विल बी प्लीज टू नो दैट कि आवर फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ ट्रिप टू कलघट, ठीक है, on your date 2nd February, any date and any time you can hypothetically write, then you will write ki I'm sure you'll have a great time, do bring uncle and aunt, your affectionately, your name अमित और अमिता, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये है ना, सिर्फ 4 नंबर का ही है, सिर्फ 4 नंबर का ही आता है, और चॉइस आएगी या तो इनविटेशन आएगा या इनविटेशन और रिप्लाई में चॉइस आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्लाई की। रिप्लाई में 2 तरीके के रिप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था, अभी हमने नेहा कक्कड़ को क्या लिखा, अभी पीछे लेटर लिखा था कि आप सिंगिंग कंपटीशन आप जरूर आइए। अब आप समझो, आपको बोलेंगे कि आप कोई इमेजिन करो आप कोई IAS अधिकारी हो या आप कोई बड़े मिनिस्टर हो और आपको बुलाया गया है किसी ऐसे इवेंट में, आप रिप्लाई करो। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है कि आप रिप्लाई करो अकॉर्डिंग टू यू, है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो कि ठीक है मैं आ रही हूँ, आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो कि मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप लिखोगे कि आई विल एक्सेप्ट दिस इनविटेशन एंड मैं जरूर आऊंगी टाइम पे। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आप सिंपल सीधा लिख दो कि आई हैव अ प्रायर कमिटमेंट्स, आई हैव आई हैव सम मीटिंग्स और आई एम बिजी दैट डे, एनीथिंग यू कैन राइट। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि आप RK चड्डा प्रोफेशनलिस्ट हो, आप प्रोफेसर RK चड्डा हो, आपको एक चेयर पैनल डिस्कशन में इनविटेशन आया है, आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेप्ट करो तो आप एक्सेप्ट ही करोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिजेक्ट करो तो आप रिजेक्ट ही करोगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू यू देन यू कैन डू एनीथिंग। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस का क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, यानी कि जिसने आपको लेटर भेजा है उनका आप नाम लिखोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर द काइंड इनविटेशन टू, किस में इनविटेशन मिला, तो अब लिखना कि सोलर पैनल के डिस्कशन में आपने इनविटेशन दिया था, इस डेट को दिया था, एंड एज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और अपनी कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं स्केड्यूल टाइम पे स्केड्यूल वेन्यू पे पहुंच जाऊंगा। दैट इज योर एक्सेप्टिंग अ रिप्लाई। अगर आप बोल रहे हो कि मैं रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यू कैन राइट मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, थैंक यू फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन इनविटेशन टू panel discussion on solar power, that is on 2nd February 4 p.m. But I am sorry I won't be able to attend that discussion due to my prior commitments, ठीक है, या due to my prior meeting, something you can write like this, कि आप बहुत बिजी और आप नहीं आ सकते, है ना।
एंड इनफॉर्मली अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, जैसे आपने अपने दोस्त को इनवाइट किया, जैसे आपने ऊपर इनवाइट किया था ऊपर, तो वो अगर आपको रिप्लाई करेगा तो आप सिंपल सीधा लिखेगा कि आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज टू रिसीव योर इनविटेशन एंड आई विल ज्वाइन द सेलिब्रेशन, आई विल बी डिलाइटेड टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। या इनफॉर्मल में वो भी लिख सकता है कि आई विल नॉट बी एबल टू कम, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ी भाषा इनफॉर्मली हो गई, वहाँ पे आप थैंक यू सो मच फॉर योर इन्विटेशन ये सब लिखे थे, यहाँ पे आप सिंपल सीधा लिख रहे हो कि मुझे आपका इन्विटेशन मिलके खुशी हुई, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा सेलिब्रेशंस को। तो पीडीएफ डाउनलोड करके ना बस ये जो बीच की लाइनें हैं ना इनको याद कर लेना, और बीच का ये आपने लिखना है खुद, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप लिखोगे लाइनें। मैंने आपको मोटा मोटा बॉडी ढांचा दे दिया, उससे घर आपने बनाना है। नेक्स्ट यू हैव द आर्टिकल राइटिंग, आई थिंक आर्टिकल है, ओ इट इज लेटर टू द एडिटर, लेटर टू जॉब, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूमे, लेटर टू द एडिटर। एक सेकेंड, सो लेटर टू एडिटर तो आप बहुत ही टाइम से करते आ रहे हो, है ना, तो आई थिंक वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर अब देखते हैं जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी फोन पर ही आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट देख लिया, है ना, जिसमें लिखा था कि दिस इज अ कंपनी, आप ज्वाइन करो। तो आपने जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले लिखना है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट में आपने लिखना है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। जो पोस्ट आपको क्वेश्चन में दी होगी वो पोस्ट कुछ भी हो सकती है। द पोस्ट कैन बी ऑफ अ टीचर, कैन बी ऑफ अ एचआर, कैन बी ऑफ एनीथिंग, है ना, वो पोस्ट आपकी कुछ भी हो सकती है। फाइन। अब जैसे इस लास्ट ईयर में आया था कि वो पोस्ट है आपकी मैनेजर की, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। जो पोस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है पोस्ट लिख देंगे, सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर, पूरा आपने कॉपी पेस्ट कर लो। आपने क्या लिखना है? इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, न्यूज़पेपर का नाम अगर दिया हुआ है तो लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट एक्स वाई जी, और यू कैन राइट, आई डोंट थिंक कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का डायरेक्टली नेम लिख सकते हो, बट या यू कैन राइट अ लिटिल बिट एक्स वाई जी न्यूज़पेपर, डेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट किसकी थी? मैनेजर की, पोस्ट ऑफ मैनेजर इन योर कंपनी। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, कैंडिडेचर का मतलब क्या होता है कि मैं कैंडिडेट बनने का उत्सुक हूँ, बनने के उत्सुक हूँ। देन यू विल राइट द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का लेनी कि वर्ड लिखना है, आप लिखोगे I would like to offer my candidature. I am graduate in BCom. I am postgraduate. I am in MCom. That is your qualification and experience. थोड़ा बहुत लिखना है, सारा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना है। I am hardworking, honest and punctual. ठीक है। एंड यू कैन राइट प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड माय बायोडाटा फॉर द सेट पर्पस, मतलब मेरा बायोडाटा भी अटैच है साथ में। इफ गिवन चांस टू सर्व यू, आई अश्योर यू दैट आई विल वर्क विद utmost sincerity and dedication, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। तो अगर आपने पूरे जॉब एप्लीकेशन का याद कर ले तो आपको बस लिखना क्या है? न्यूज़पेपर का नाम, क्वेश्चन में जो गिवन है बस इतना लिखना है, कंपनी की पोस्ट आपने बस खुद लिखनी है, और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, बाकी आप सब कुछ टेप सकते हो, टेप चीटिंग, है ना। नेक्स्ट आप इसमें योर्स ट्रूली XYZ आपका नाम, फिर आप लिखोगे यहाँ पे बायोडाटा, यहाँ पे सब कुछ आएगा, नाम, अपना नाम, जो भी मतलब जो भी XYZ, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, योर क्वालिफिकेशन। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन एक डब्बे में होती है, क्वालिफिकेशन का अलग डब्बा बनता है जिसमें आप 10th कहाँ से पास करिए, कौन से बोर्ड से पास करिए उसका परसेंटेज, 12th कहाँ से पास करिए, कौन से बोर्ड से करिए उसका अलग परसेंटेज। ठीक है। देन आपने ग्रेजुएशन में आपने कहाँ से करी है, उसमें कितने आपके परसेंटेज CGPA थी, फिर आपने मास्टर्स कहाँ से करी है, फिर आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, दैट यू इन द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, देन योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस यानी कि यू आर मैरिड और अनमैरिड। देन आप रेफरेंसेस दो लिख सकते हो, रेफरेंसेस में नंबर आप 93XXXXXXXX, ठीक है। योर डिक्लेरेशन कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ऊपर सारी की सारी ट्रू है, ठीक है। एंड योर नेम, डेट, प्लेस एंड योर सिग्नेचर, ठीक है, योर नेम, डेट, प्लेस एंड योर सिग्नेचर। दिस इज अ हिपोथेटिकल बायोडाटा। एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू टेल यू कि जो भी आप लिखोगे ना वो आपके नाम से, यानी कि इसने नेम पूछे तो अपना नाम लिख दिया, फादर नेम नहीं, बोर्ड्स में स्ट्रिक्टली मना होता है। आपने हाइपोथेटिकल डाटा लेना है, नेम में आप XYZ लिख दो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन, जैसे यहाँ पे गिवन है यू आर रजत राधा, है ना,
तो अब लिखना कि राधा ही लिखना, अपना नाम मत लिख देना। यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफर्ड स्किल एंड क्वालिफिकेशन डब्बे में दी हुई है, बैचलर्स डिग्री, एमबीए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एंड अपने बायोडाटा को क्या करो, कंप्लीट करो 7 डेज में, एचआर डिपार्टमेंट, एसडी फूड। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बेसिक क्वालिफिकेशंस अगर आपको ये बनना है ये, तो उसमें आपको फॉर एग्जांपल एक लैब असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, उसमें आपको लिखा हुआ है कि आपको बीएससी और एमएससी करनी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब अपना बायोडाटा उसी अकॉर्डिंगली बनाएंगे कि आई एम मास्टर्स एंड ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट एंड मास्टर्ड इन केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आप बोलो आई एम ग्रेजुएट इन फिजिक्स और आई एम ग्रेजुएट इन जूलॉजी, दैट विल नॉट वर्क। अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली फ्रेम करना आप लोग कब सीखेंगे, और सीखिए, ठीक है। जॉब के बाद यू हैव द आर्टिकल एंड द रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। ये बहुत इजी है। आर्टिकल में आपने क्या लिखना है, आर्टिकल में आपने लिखना है कि हेडिंग बाय अनुजा, आर्टिकल अनुजा मतलब कुछ भी जो नाम दिया होगा, आर्टिकल में कोई टॉपिक है तो वो क्या है, उसका बॉडी, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स क्या है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आया था आपको लिखने का, यूज यार राधिका, ओके से रिलेटेड टू एडिटर, ठीक है। आर्टिकल में फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग आ गई, बेसिक्स है, तो उसके कॉज के, इफेक्ट्स के, प्रॉन्स, कॉन, कंक्लूजन, रेमेडी, आपका सजेशन से, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आप खुद के दिमाग से लिख सकते हो। देन वी हैव द रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग होती है जिसमें आप कुछ रिपोर्ट लिखते हो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है ना। अब जैसे रिसेंटली आप कोई इशू ले लो जो हुआ हो, ठीक है। तो जो इशू होता है वो होता है 4 दिन, फॉर एग्जाम्पल कोई इशू हुआ 4 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो उसकी अखबार में खबर आ जाएगी, दैट इज अ रिपोर्ट राइटिंग। पास्ट में लिखी जाती है रिपोर्ट, क्योंकि जो घटना हो चुकी है आप उसके बारे में लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये पहली है हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट। इसका सबसे पहले देखो हेडिंग क्या है, हेडिंग टाइटल बाय, न्यूज़पेपर का नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस, डेट। फर्स्ट पैराग्राफ होगा कि आप रिपोर्ट में कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, बस ने कार को टक्कर मार दी, आपको बोला कि आपको रिपोर्ट लिखो, आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई हादसा हो गया जिसमें आपको, आप एक न्यूज एडिटर, एडिटर नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक जर्नलिस्ट हो, आपको बोला गया कि आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, एक जगह पे हादसा हो गया, एक कार एक बस के अंदर घुस गई, है ना, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उसका नुकसान हुआ। तो आपने क्या लिखना है, आपने सर लिखना है कि 4 people were killed and at least 2 seriously injured when car rammed into a bus at place दिस इंजर्ड को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाया गया, है ना, जहाँ पर वो तड़प तड़प के मर गए। पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया और आई विटनेस और इंस्पेक्टर का बयान भी लिख लिया गया, ठीक है। दिस इज योर रिपोर्ट दैट इज अकॉर्डिंग टू योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप, इट कैन बी न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जहाँ पे कोई हादसा हो गया, फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया, किसी का कुछ भी हादसा हो गया, तो उसको आपने रिपोर्ट में आप लिखते हो जनरली। और जो दूसरी रिपोर्ट होती है दैट इज एनी इवेंट, आपके स्कूल में रिसेंटली फेयरवेल हुई है ना, आप हो स्कूल की हेड गर्ल, आपको बोला है कि आपको रिपोर्ट लिखनी है अपने फेयरवेल की, सो दैट वो आपके स्कूल मैगजीन में प्रिंट हो सके, फाइन। तो अब स्टार्ट कैसे करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे फेयरवेल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन सी प्लेस पे हुआ था, ठीक है, एट ऑडिटोरियम, यू कैन राइट ऑन 2nd February, everyone participated enthusiastically in the event, a variety of items like dancing, ramp walk, singing and comedy staged, Mr. and Mrs. X were invited as a chief guest। किसी का भी नाम लिख देना कि मिस्टर एक्स, किसी का भी नाम लिख देना जो चीफ गेस्ट के लिए आए। प्रोग्राम concluded with the words of appreciation by the principal, ठीक है। She also expressed his hope to see such events again in the future। तो देखो पूरा मैंने आपको दे दिया, क्या लिखना है, क्या लिखना है, सब दे दिया। आपने बस जो ब्लैंक है वो आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फ्रेम करना है। आपने इतना भी कर लिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरे बोर्ड एग्जाम में 91 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, ठीक है। एंड वो क्यों इतने सही आए थे, क्योंकि मैं इन सबको रट के चली गई थी, है ना। तो क्या हुआ था, जब जॉब एप्लीकेशन आई थी तो मुझे ये पूरा आता था, ये मुझे पूरा आता था, ये पूरी मुझे पूरी लेटर याद थी, तो मैंने सिर्फ लेटर को उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड कर दिया और बाकी सब लिख दिया। फिर रिपोर्ट आई तो मुझे ये सब याद था तो मैंने ये सब लिख दिया।
ठीक है। इनविटेशन में मुझे इनविटेशन का रिप्लाई सब याद था तो मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटर टू एडिटर लिखो। नेशनल डेली अपने कंसर्न दिखाने के लिए आप राधिका हो, आपने बुलिंग, फिजिकल एंजाइटी, एंगर, स्ट्रेस, इन सबको आपने लेटर टू एडिटर में लिखना है। ठीक है। उसके बाद ओके दिस देयर 6 क्वेश्चंस। ओह मैन। ठीक है। देन देयर इज अ रिपोर्ट, देयर इज अ आर्टिकल, ठीक है, जो कि लास्ट रहता है मेट्रो आर प्राइड। मेट्रो में स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन ट्रैवल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मेट्रो पे आया था। और दूसरा आया था आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। आपके स्कूल में हाल ही में एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हुआ है, ठीक है, आपको उसको स्कूल मैगजीन के अंदर लिखना है। तो आपने, आप देखो क्या हुआ, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, तो डिबेट कंपटीशन में डिबेट ही हुई होगी, है ना। तो आपने ये लिख देना है, आप रिपोर्टर हो, अनीता या अनिश, आपको लिखा हुआ स्कूल मैगजीन में लिखना है। ठीक है। और सबको दिया हुआ डेट टाइम वेन्यू। हर एक पार्टिसिपेंट, 3 पार्टिसिपेंट्स थे हर एक टीम में, सर्टिफिकेट मिला और स्पॉन्सर्ड बाय ईटेक नाउ। ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन था। देखो ये क्वेश्चन में आपको क्या था, गिवन था। सी दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो अब आपने लिखना है कि अगर कौन चीफ गेस्ट आता है, कुछ भी लिख दो कि द आईएएस ऑफिसर इन अ लोकेलिटी, है ना, केम एज अ चीफ गेस्ट टू होस्ट द फंक्शन समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स मैंने आज पूरी करवा दी इस वीडियो में। अब आपका बस 2 काम है, आपको इसको वीडियो को तो लाइक करना है, वो तो करना ही, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, लेकिन इस पीडीएफ को आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना और इसको अच्छे से रट लेना, है ना, रट लो, जैसे वैसे करके इसको रट लो। अब थर्ड हमारा आता है द लिटरेचर पोर्शन। अब लिटरेचर पोर्शन, सी लिटरेचर में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारी पोएम्स है ना। आई एम डैम श्योर कि आपने अभी तक पोएम्स और ये स्टोरीज सब कुछ कर ही लिया होगा, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन मैं एक अगर आपको वो दूं कि आपने 2 चीजें करनी है। सबसे पहले जो पोएम होगी, फ्लेमिंगो विस्तास की से भी पोएम होती है, वैसे तो फ्लेमिंगो भी पोएम है, हाँ। तो पोएम के आपने सबसे पहले क्या याद कर लेने हैं, क्या याद कर लेने हैं आपको उसके लिटरी डिवाइसेस। ठीक है, कि कहाँ पे मेटाफर यूज हो रहा है, कहाँ पे लिटररी डिवाइसेस, एंड उसके ऑथर का नाम। ठीक है, क्योंकि पोएम में से क्या आता है आपका आरटीसी, क्या आता है आरटीसी। ठीक है। उसके बाद हाँ, पोएम में आपने 2 चीजें याद कर लेनी है। एक आपने कर लेना है योर पोएम का नाम, पोएम में जितनी भी लिटररी डिवाइसेस हैं, और पोएम की थीम क्या है, पोएम किस पे बेस्ड है, योर थीम शुड बी देयर। ठीक है। उसके अलावा आपने जो चैप्टर्स करने हैं, अब सी इतना ज्यादा तो टाइम नहीं होता है कि अब एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करें, वैसे तो कर सकते हो अगर करना चाहो, पर फिर भी अगर मैं कहूँ तो आपने 2-3 काम कर सकते हो। सबसे पहला, आप चैप्टर्स की समरी करो, है ना, चैप्टर्स का सार क्या है, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, वो कर लिए। दूसरा, आप उसकी थीम कर लो। एक चैप्टर अलग होता है, थीम अलग होती है, कभी कभी चैप्टर से थीम बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो थीम क्या है वो करना है। तो पोएम में आपने करनी है थीम, योर लिटरेरी डिवाइसेस, एंड योर पोएट के नाम। और जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें आप चैप्टर्स का मेन स्टोरी के देख लो क्या है ना। स्टोरी तो देखो आजकल ना समरी यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है, 5-5 मिनट की समरी होती है, फटाफट समरी कर ली, थीम कर ली, और उसके करेक्टरिस्टिक्स के 2-4 फीचर्स याद कर लिए। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर इसके बाद भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैंने वैसे अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया है कि बता दूं सब कुछ। तो इसकी इस वीडियो के बाद आई थिंक आपकी रीडिंग और राइटिंग तो बिल्कुल खल्लास हो गई है ना, खत्म हो गई है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं समरी वीडियोस लाऊं इंग्लिश के लिए, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों रहती है। बट आई विल ट्राई, अगर बस टाइम होगा तो मैं 5-5, 10-10 मिनट की एक स्टोरी वीडियो बना दूंगी। एंड यस, अगर मुझे मेरे नोट्स मिले इंग्लिश के जिसमें एक पेज में पूरा चैप्टर समराइज है, आई विल ऑल्सो शेयर दैट विद यू, है ना। तब तक के लिए पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, जिनके 15 दिन में है, 20 दिन में है, अगले महीने है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी, है ना। एंड इंग्लिश का एग्जाम थोड़ा काम माइंड से करना, 40 मिनट्स लिटरेचर को देने हैं, उसके बाद के जितने भी 30-40 मिनट्स आपने राइटिंग को देने हैं, उसके बाद बाकी के सारे आपने किसको देने हैं, लिटरेचर में। और मेरा पेपर इसलिए जल्दी खत्म हुआ था इंग्लिश का, क्योंकि मैं राइटिंग वाले जितना भी था वो सब मैं याद करके गई थी, है ना।
तो जैसे मैंने आपको सब बताया, तो मैं सब याद करके गई थी, तो मेरे को टाइम ही नहीं लगा था, मैं जो याद करके थी मैंने फटाफट वही लिख दिया. So I think that's it for this video. I'll see you in the next session. Till then, take care. Thank you so much and bye bye. And just do like this video, share this video with your friends, subscribe to this channel, and yes, comment down below कैसी लगी video. I'll see you in the next session. Bye bye.